नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले आधे घंटे आज के बाजार, इनफैक्ट आज के हफ्ते के लिए आपकी तैयारियां कराएंगे। बहुत अहम क्यूज है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी और घरेलू बाजार के लिए भी। नतीजों का तो मौसम चल ही रहा है, ऐसे में हमारे बाजार कहां और कैसे कारोबार कर सकते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले अपडेट लेते हैं यूएस के बाजारों का, जो कि शुक्रवार को जोरदार तेजी के साथ बंद होते हुए देखे गए हैं। और इस हफ्ते के लिहाज से हम देखें तो एफओएमसी की बैठक कल से शुरू भी है और 29 तारीख को यहां पर फैसला भी आएगा, जहां पर एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है रेट कट की। लेकिन अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अभिषेक सत्यव्रतम, उनसे जुड़ते हैं। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। और हफ्ते की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुक्रवार को जो अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं अच्छी खासी तेजी के साथ, देखिए सीपीआई का आंकड़े का सभी को इंतजार था और उम्मीद से बेहतर, यानी कमजोरी जितने अनुमान था उससे भी बेहतर कमजोरी के महंगाई के आंकड़े आए हैं। उसकी वजह से काफी हद तक बाजार को एक सपोर्ट मिला, लेकिन अभी भी एम्प्लॉयमेंट डेटा को लेकर कंसर्न्स हैं। लेकिन शुक्रवार का सेशन अच्छी मजबूती पे बंद हुआ और इस हफ्ते एफओएमसी की बैठक पर नजर भी रहेगी और साथ ही ट्रंप साहब मिल रहे हैं चीन के राष्ट्रपति से और दक्षिण कोरिया भी जाएंगे। कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, बहुत चीज़ें हो रही हैं और ट्रंप एक तरह से ग्लोबल दौरे पर हैं। कुआलालंपुर गए, वहाँ से जापान जाएंगे, जापान के बाद फिर वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाएंगे एपेक समिट में हिस्सा लेने के लिए। और उसी बैठक पर सबकी नज़र है। एपेक समिट के साइडलाइंस पर उनकी बैठक होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। और ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड डील स्ट्राइक हो सकती है। और एक इंटरव्यू में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ये संकेत भी दिए हैं कि चीन पर अमेरिका 100% का जो एडिशनल जो टैरिफ था उसको नहीं लगाएगा। तो ये एक संकेत वहां से निश्चित तौर पर निकल के आ रहा है और देखते हैं कि इस बैठक में क्या होता है जब ट्रंप और शी जिनपिंग मिलते हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच में अगर मान लीजिए ट्रेड डील हो जाती है तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव ये होगा कि जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मसले पर हम देख रहे हैं कि दोनों देश आपस में काफी ज्यादा भिड़े हुए हैं, एक तरह से थोड़ी सी तकरार की स्थिति है, वो ईज होगी तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और जोर से भागेंगे। लेकिन शुक्रवार का जो सत्र रहा है निश्चित तौर पर काफी अच्छा रहा है। हमने देखा है कि डाउ जोन्स 472 अंक चढ़ा है, नैस्डैक में करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी रही है, S&P 500 में 50 अंकों के आसपास की हमने मजबूती देखी है। तो माहौल अच्छा है और फिलहाल जो फ्यूचर्स के जो हम लेवल देख रहे हैं वो भी काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर करीब 250 अंकों पर है और नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो 200 अंकों की बढ़त के साथ पर वहां पर कारोबार हो रहा है। लेकिन कविता, आप जिक्र कर रही थी यूएस के सीपीआई के नंबर्स की। जी हाँ, देखिए, जब शटडाउन होता अमेरिका में तो यही एक आंकड़ा है जिसको रिलीज करने की मंजूरी है। और सीपीआई के डेटा जो आए हैं अनुमान से बेहतर साइड पर आए हैं, कमी आई है उसमें। और हमने देखा है कि सितंबर की सीपीआई महंगाई दर 0.3% की ही बढ़त रही है और ये बढ़ के 3% पर पहुंचा है, जो कि अनुमान से कम है। ये तो ये कुछ अच्छे संकेत जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर और ये अच्छा इन्फ्लेशन का डेटा, इसके चलते हमने देखा कि बाजारों को जोश मिला है और दोनों इंडेक्स अच्छी मजबूती पर जाकर ये बंद हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस हफ्ते अब परसों हम देखेंगे कि एफओएमसी की बैठक कंक्लूड होगी और यूएस फेड का ब्याज दरों को फैसला आएगा। अब कंसेंसस बना हुआ है कि 0.25% का रेट कट आएगा और कहीं ना कहीं ये भाव जो है ये प्राइस्ड इन भी है। सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक दरों में कटौती की जो संभावना है वो 97% की है। तो ये पहले से भी एंटीसिपेटेड है, बाजार इस पर कोई नया रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि ये धीरे धीरे भाव में आ चुका है। लेकिन भाव में क्या नहीं है वो ये कि जो मैग्निफिसेंट जो 7 जो आईटी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये 5 नतीजे इस हफ्ते हम देखेंगे और उम्मीदें हैं, जो संकेत आ रहे हैं, जो क्यूज आ रहे हैं, उससे इस बात की पुख्ता उम्मीद बन रही है कि नतीजे काफी दमदार आने वाले हैं। तो अमेरिकी बाजारों में स्पेशली टेक स्टॉक्स में हम तेजी देखते रहेंगे और आज देखेंगे कि भारतीय बाजार पर क्या इसका कोई रब ऑफ इफेक्ट आता है या नहीं आता है। एशियाई बाजारों से अगर हम संकेतों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जापान का बाजार निकेई 50,000 के पार पहली बार निकला है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। तो एक बढ़िया संकेत वहां से है। और इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ताकाइची से मुलाकात भी करने वाले हैं।
तो उत्साह का माहौल है। कोरिया के बाजार भी रिकॉर्ड हाइस पर है, करीब 2.25% के आसपास की तेजी फिलहाल हम देख रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो सोने में हमने देखा कि 9 हफ्ते की लगातार तेजी चल रही थी, उस तेजी पर ब्रेक लगी है और भाव अभी भी हम देख रहे हैं कि $4,100 के आसपास है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा हम सेल ऑफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम सोने के भाव में देख रहे हैं। क्रूड की बात करें तो क्रूड हम देख रहे हैं कि अपनी तेजी को होल्ड करने में कामयाब है और जो ब्रेंट का भाव है $61 के $66 के ऊपर टिका हुआ है। अन्य संकेतों में बॉन्ड यील्ड में ज्यादा चेंजेस है नहीं, 4% के आसपास की यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो है 99 के आसपास का। तो भारतीय बाजारों में हमने देखा था कि शुक्रवार का जो सत्र रहा वो प्रॉफिट टेकिंग वाला रहा, लेकिन आज फिर से मोमेंटम गेन करने के लिए मुझे लगता है कि बाजार तैयार हो जाएंगी और एफआईएस के जो आंकड़े हैं वो ठीक ठाक साइड पर आए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग हम देख रहे हैं कि 24% के ऊपर निकल गई है और गिफ्ट निफ्टी हमारे लिए जो सबसे क्रूशियल इंडिकेटर हमारे भाव से जो अलाइन होता है, हालांकि फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए, 115 अंकों की अच्छी तेजी पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। तो ओवरऑल माहौल अच्छा है और ट्रेड को लेकर जो तलखी थी अगर वो दूर होती है इस हफ्ते जो बैठक होगी शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो निश्चित तौर पर पूरे दुनिया भर के बाजारों के लिए एक अच्छे संकेत के तौर पर एक काम करेगा। चलिए, तो इन तमाम ट्रिगर्स पर हफ्ते भर हमें नज़र बनाए रखनी है और स्पेशली जो एक खरीदारी होती हुई हमने देखी एफआईडीआईज की तरफ से, खासतौर से एफआईआईज की, उस पर देखना होगा कि बाजार आज किस तरह से रिएक्ट होता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी डेफिनेटली %% मजबूत के संकेत दे रहा है। शुक्रिया अभिषेक। लेकिन एक बार फिर से आपको एफआईडीआईज के आंकड़े हम स्क्रीन पर ले आते हैं। देखिए, 621 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से होती हुई 173 करोड़ हमने देखा डीआईएस ने जो है 24 अक्टूबर को खरीदारी का आंकड़ा दर्ज किया है। और एफआईआईज के अगर आप स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स के भी आंकड़े देखिए तो 1336 करोड़ का आंकड़ा यहां पर खरीदारी का आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स ऑप्शन में 1856 करोड़ की बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में 703 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक ऑप्शंस में लगभग 340 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। ये विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हम जो मोमेंटम है आपको बता रहे हैं। और पूरे हफ्ते अगर आप एफआईआईज की का एक डेटा देखें तो केवल 23 अक्टूबर को हमने एक बिकवाली का आंकड़ा देखा था 1165 करोड़ का एफआईआईज की तरफ से। और उसके बाद जितने भी दिन हमने देखे 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक खरीदारी होती हुई देखी गई है, छोटे छोटे अमाउंट्स में, लेकिन एक खरीदारी का सेशन और मोमेंटम एफआईआईज की तरफ से बनता हुआ देखने को मिला। लेकिन अगर आप डीआईआईज देखें, 21 अक्टूबर को एक बिकवाली का आंकड़ा 607 करोड़ का डीआईआईज की तरफ से, लेकिन उसके अलावा लगातार एक खरीदारी 23 अक्टूबर को 3893 करोड़ और 24 अक्टूबर को हमने देखा कि लगभग 173 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज की तरफ से भी देखने को मिली है। चलिए, अब भारतीय सेटअप को और समझते हैं, नतीजों का रिएक्शन रहेगा बाजार में, अहम सपोर्ट लेवल्स क्या होंगे, गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है हमें उसे कैसे मानकर आगे रणनीति बनानी चाहिए। रत्नेश गोयल हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। रत्नेश, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और चलिए, पहले अपने हमारे आज के बाजार को ही समझना चाहेंगे, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी जानना चाहूंगी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपको कितने दुरुस्त लग रहे हैं? 106 अंक ऊपर फिलहाल और 25,921 तक के संकेत मिल रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग कविता, सभी दर्शकों को सुप्रभात। नहीं बाकी बाजार का सेटअप थोड़ा ठीक ही दिखता है, जिस तरह से कंटिन्यू हम लास्ट वीक भी बोल रहे थे कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे रहना है। अभी भी ऐसे लगता है कि बाजार में बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे रहना है। हालांकि बाजार थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर 25,900 26,000 के आसपास में थोड़ा जरूर सप्लाई ले रहा है, वो हो सकता है अभी भी बना रहे, इतनी आसानी से अभी नहीं निकाले, क्योंकि अब हमारी मंथली एक्सपायरी भी कल के सत्र में हमको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग भी बाजार मूवमेंट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 25,700 25,650 से अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे। थोड़ा सा गैप अप खुलते से एकदम बाजार में नहीं चढ़ना, थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर सेटल होने दो, उसके बाद में फिर बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी जो भी पहला डिप आता है वहाँ पे हमको खरीदारी की चेष्टा रखना चाहिए। ऊपर में जो सप्लाई, जैसे मैंने कहा 25,850 25,925, ये थोड़ा सा सप्लाई जोन रहेंगे, तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा देखना रहेगा, थोड़ा सा सतर्कता रखनी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉज ले सकता है और निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम हमको आते हुए दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो नीचे सपोर्ट 57,550 57,400 यहाँ के आसपास में रहेंगे और ऊपर में जो 57,850 58,000, तो मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी अभी इस रेंज में थोड़ी सी कंसोलिडेशन कर सकती है एक्सपायरी तक। उसके बाद में फिर थोड़ा सा मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेरी आज के सत्र में दोनों बाइंग की खरीदी की सलाह रहेगी। पहला जो रहेगा वो चोला होल्डिंग का रहेगा। यहाँ पे 1970 का स्टॉप लॉस लगा के जो टारगेट बनता है वो 2080 का, और जो दूसरा बन सकता है मेटल स्टॉक में जो कंटिन्यू तेजी मुझे यहाँ पे अभी भी दिखाई दे रही है, VEDL
वेदांता में एक अच्छा हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है। 480 का स्टॉप लॉस लगा के 505 का टारगेट यहाँ पे बन सकता है। चलिए रत्नेश, मुझे आप सवाल पूछने ही नहीं देते, आपने ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दिए, लेकिन धन्यवाद। लेकिन ट्रेडिंग कॉल्स एक बार स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं ताकि दर्शक भी नोट डाउन कर सके। और चलिए यहाँ पर वेदांता में खरीदारी की रणनीति आ रही है आपकी तरफ से 505 का टारगेट और 488 के आप स्टॉप लॉस बता रहे हैं। और चलो होल्डिंग्स भी आपने खरीदारी की रणनीति यहाँ रिकमेंड की है, 2080 का टारगेट बता रहे हैं और 1970 का स्टॉप लॉस भी आप रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन रत्नेश, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी आपसे पूछने हैं, क्योंकि देखिए नतीजों का मोमेंटम यहाँ बना हुआ है और जो मैनेजमेंट की कमेंट्रीज आ रही हैं काफ़ी हद तक पॉजिटिव सेंटिमेंट नतीजों पर उम्मीद से बेहतर हम कहेंगे कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोटक बैंक के जो नतीजे आए हैं देखिए वो थोड़े से बेहतर आते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पर निम्स में हम देख रहे हैं कि हल्का दबाव है 4.5 4.6 के मुकाबले लगभग 11 बिप्स यहाँ पे क्वार्टर हमने दबाव थोड़ा सा आता हुआ देखा है। लेकिन नेट एनपी अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 बिप्स की इंप्रूवमेंट क्वार्टर और ग्रॉस एनपी में हम देख रहे हैं 9 बिप्स के ऑलमोस्ट क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूवमेंट आती हुई देखने को मिली है। लेकिन एनआईआई आप देख सकते हैं 4% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। पैट भी आप देख सकते हैं 2.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बताइएगा कोई खास रणनीति टेक्निकल चार्ट्स पर देखते हुए? कोटक बैंक में बिल्कुल हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। बैंकों के जो भी प्राइवेट बैंक है उसके हम कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोटक बैंक में अभी भी आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल बरकरार रहेगा। थोड़ा सा 2150 2120 के आसपास में एक अच्छा मुझे सपोर्ट दिखाई देता है। कुछ भी डिप आता है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में जो एक थोड़ा सप्लाई जोन जो ले रहा है वो 2250 से 2300 की रेंज में है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी निकाल सकता है और ये जो रैली बनी है नीचे के स्तर से ये कंटिन्यू रह सकती है, तो इसमें बाय ऑन डिप बिल्कुल बने रहना चाहिए। सवाल ले लेते हैं आपसे डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर, जहां पर एबिटा लगभग 4% की कमी के साथ दर्ज हुआ है 2054 के लेवल्स पर ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें, और एबिट मार्जिन 23.3 वर्सेस 26.8% के आसपास दर्ज हुआ है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 7% के इजाफे के साथ 1347 करोड़ पर दर्ज हुआ है। रेवेन्यू हम देख रहे हैं लगभग ईयर ऑन ईयर 9.8% का इजाफा और 8805 करोड़ पर। ओवरऑल आपका व्यू डॉक्टर रेड्डीज पर? में आप देखेंगे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन यहाँ पे भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है हमको। 1250 1240 से नीचे की रेंज रहेगी, ऊपर में कहीं ना कहीं 1330 1340, तो मुझे ऐसा लगता है अभी ओवरऑल इस रेंज में थोड़ा सा अभी और कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल सकता है। चलिए, मैंने कहा था डॉक्टर रेड्डीज आखिरी होगा, लेकिन एक और कोफोर्ज पर बात करना चाहती हूँ मैं आपसे। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 274 बिप्स अप है, यहाँ पर लगभग 14.1% के आसपास ये आंकड़ा दर्ज हुआ है। 11.3% क्वार्टर बेसिस पर ये एक नंबर काफ़ी अच्छा। और कंसोलिडेटेड एबिट भी अगर हम देखें तो 34.2% क्वार्टर बढ़कर 561 करोड़ पर ये आंकड़ा आया है 418 करोड़ के मुकाबले। रेवेन्यू में भी इजाफा है और पैट भी अगर हम देखें उसमें भी 375.8 करोड़ का एक नंबर आया क्वार्टर। ऑल फ्रंट पे आप नतीजों को बढ़िया बताएंगे, और हाल ही में आपसे बात भी हुई थी हमारी कोफोर्ज पर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जिसने आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस थोड़ा सा हमको हाल ही के दिनों में देखने को मिला था। कोफोर्ज के साथ में परसिस्टेंट वगैरह इनमें पर अभी वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं पे भी एक बार 1790 1800 के ऊपर निकलेगा तो एक थोड़ी सी तेजी यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी, जो 1840 1860 तक लेके जाएगी। नीचे में 1720 1730 की ये रेंज है, मुझे ऐसा लगता है कहीं पे यहाँ पे आता है तो थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेयर में बैठेगा, 1700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में जो टारगेट जो मैंने बताया कि एक बार 1800 रुपए के ऊपर निकलता है तो 1840-50 तक ले जा सकता है। 1800 के ऊपर जाता है तो 1840 या 50 तक के भी आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 1700 का स्टॉप लॉस आपको फोर्ज में लगा सकते हैं। रत्नेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, बाजार का सेटअप समझाया और जो नतीजे आ चुके हैं उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा, रणनीति बताई दर्शकों को। धन्यवाद और शुभ दिन आपको। चलिए, बाजार सवेरे में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर हमारी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और भी स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट देने के लिए। ब्रेक के बाद